सभी स्टूडेंट का स्वागत है CUET.24/7 पे। मैं हूं यश और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारी बुक नंबर फर्स्ट का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, टर्जरी एक्टिविटीज़ में हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी एज ए सर्विस सेक्टर। आज हम कंप्लीटली देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो थ्रू द रोड ट्रांसपोर्ट हो या वो थ्रू द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट हो। वहाँ हमने पाइपलाइन की बात नहीं की थी ना, यहाँ पाइपलाइन की बात करेंगे, ठीक है। चाहे वो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ही क्यों ना हो। तो 5 मोड ऑफ फंक्शन है ट्रांसपोर्ट के, इस बात को आप ध्यान रखो। कितने? 5 जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। 5 अगर हम बात करें तो 5 जो है वो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट के इंपॉर्टेंट। चले भाई, अब ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें बिजनेस करना है, हमें नई नई जगहों पर जाना है। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ट्रक ट्रांसपोर्ट हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो, शिप ट्रांसपोर्ट हो या पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ पर हमें जो है कार्गो या पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना है। ये चारों ट्रांसपोर्ट जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों के चारों कार्गो भी ट्रांसपोर्ट, कार्गो मतलब सामान, गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और पैसेंजर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो केवल गैस का, ऑयल का, लिक्विड कोल का, इनका ट्रांसपोर्ट करती है। तो अपने इस चैप्टर के अंदर 5 ट्रांसपोर्ट के मोड दे रखे हैं। इनमें एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट और साथ में ही पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। अगर चारों ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं और इस लेसन की बात करूं तो हम वर्ल्ड नेटवर्क को पढ़ते हुए नजर आएंगे। हम देखेंगे सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हाईवेज हम पढ़ेंगे। पान अमेरिकन, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलियन हाईवे, ठीक है ना, इंडिया का NH-44 जिसे पहले हम NH-7 कहते थे। साथ में रेल ट्रांसपोर्टेशन हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, साथ में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, पैसिफिक ओशन रेलवे, साथ में ओरिएंट एक्सप्रेस, इसको पढ़ते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड क्लास रेलवे ट्रांस कॉन्टिनेंटल, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट को एक एंड से दूसरे एंड पर कनेक्ट करती है। साथ में ही हम लोग जो है वाटर ट्रांसपोर्ट देखेंगे। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, साउथ अटलांटिक सी रूट, पैसिफिक सी रूट, स्वेज कैनाल सी रूट, पनामा सी रूट, और साथ में राइन, डैन्यूब और सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी मिजोरी सी रूट, इनलैंड और ओशनिक दोनों सी रूट्स को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक पर अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें पाइपलाइन के अंदर, हम अमेरिका और रशिया की बड़ी पाइपलाइंस बिग इंच और कॉमिकॉन के बारे में बात करेंगे। साथ में कम्युनिकेशन में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस और इंटरनेट के बारे में चर्चा करते नजर आएंगे इस टॉपिक के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आ जाएं सभी स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस्ट ऑफ द लेसन क्या है, ठीक है ना? द लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड्स, द इकोनॉमिकल फॉर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर हम देखते हैं हाईवेज, बड़े बड़े हाईवेज देखते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े हम हाईवेज देखते हैं। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ इस दुनिया में वो सड़क परिवहन था, ठीक है ना। सड़क परिवहन, पहले आदमी पैदल चला, फिर वो घोड़े और खच्चर ले आया, ऊँट ले आया, ठीक है ना। उसके बाद उसने ऊँट गाड़ी बना ली, घोड़ा गाड़ी बना ली, उसके बाद उसने गाड़ियाँ बना ली। उसके बाद फिर वाटर ट्रांसपोर्ट आया, और ज़्यादा सक्सेसफुल हुए तो रेल ट्रांसपोर्ट आया, और ज़्यादा सक्सेसफुल हुए तो एयर ट्रांसपोर्ट आया, और ज़्यादा सक्सेसफुल हुए तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आया। घरों में पानी की सप्लाई तो पाइपलाइन से होती है, बाद में कोल की सप्लाई, कोयले की सप्लाई, पेट्रोलियम की सप्लाई और लिक्विड गैस की सप्लाई भी पाइपलाइन से होने लगी, और इंटरकॉन्टिनेंटल सप्लाई, एक देश से दूसरे देश तक सप्लाई होने लगी। तो अब रोड की बात करें, रोडवेज में हम बात करते हैं हाईवेज की, जो 80 मीटर से ज़्यादा चौड़े होते हैं वो हाईवेज कहलाते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें यूएसए की, तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो यूएसए का है। भारत के अंदर भी अब ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगभग 1,46,000 किलोमीटर के आसपास का हमारा जो हाईवे नेटवर्क है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, और टोटल रोड की अगर लेंथ बताऊं तो 66.71 लाख किलोमीटर है, जो वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट जो है अमेरिका है, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन से कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। अगर हम इसको इन जनरल वे में समझें, लेमन भाषा में समझें, तो नज़दीकी सफ़र के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर और कार्गो के लिए बहुत फ्रूटफुल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो थोड़ा नुकसान है।
ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, और कई बार कॉस्टली भी बहुत पड़ता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्टेशन, साथ ही दुनिया भर के टॉप क्लास हाईवे की। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसकी बात करेंगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो सबसे पहले अगर हम बातचीत करें इसकी, तो इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस की लाभदायक है, ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर सर्विसेज। आप ही घर पे जोमेटो, स्विगी, उबर आता ही नहीं था, कंट्री डिलाइट घर पे आता है, तो घर तक किससे आता है, रोड से आता है, तो डोर टू डोर सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, कैब सर्विसेज वगैरह, आपकी खुद की गाड़ी घर तक पहुंच जाती है। ऐसा थोड़ी ना कि 50 किलोमीटर दूर खड़ी करके आते हो किसी सी पोर्ट पे या किसी एयरपोर्ट पे, नहीं ना, सीधी घर तक पहुंचती है, डोर टू डोर सर्विसेज है। साथ में ये अनमेटल्ड रोड्स नॉट इफेक्ट एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन। अनमेटल्ड रोड जो होती है, कच्ची सड़कें जो होती हैं, सड़कें दो तरह की होती हैं, एक मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड रोड मतलब पक्की सड़कें जिनके अंदर जो है हमारे, अगर हम बातचीत करें तो उसके अंदर हमारे हाईवेज आते हैं, स्टेट हाईवेज, बॉर्डर रोड, रूरल रोड्स आते हैं। कुछ सड़कें अनमेटल्ड होती है, कच्ची सड़कें हैं, जो ऑल सीजन्स में काम नहीं करती, बारिश में बंद हो जाएंगी, तेज़ सर्दी में बंद हो जाएंगी, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बर्फबारी हो रही है तो सड़कें बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। वर्ल्ड टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज 15 मिलियन km, 33 ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज़्यादा जो है, अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो मोटरेबल का है। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा 150 मिलियन के आसपास, और लगभग दुनिया का 33% रोड नेटवर्क यहां सिचुएटेड है या स्थित है, ठीक है, सबसे ज्यादा। साथ में हाईएस्ट रोड डेंसिटी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिर सेकंड है जापान कंट्री, है ना। कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और कंट्री के अंदर जापान में सबसे ज़्यादा रोड की डेंसिटी है। हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल इन नॉर्थ अमेरिका, दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल का है नॉर्थ अमेरिका में। तो रोड ट्रांसपोर्ट की खासियत क्या है, एक तो इकोनॉमिकल है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, 500, 1000, 1500 किलोमीटर जाना तो अच्छा है। डोर टू डोर सर्विसेज देता है, आपके घर तक सब्जियां पहुंच जाती है, आपके घर तक स्विगी, जोमेटो, टोमेटो, उबर पहुंच जाता है, ठीक है। अनमेटल्ड रोड्स होते हैं, वो ऑल सीजन्स में काम नहीं करते हैं, है ना। साथ में वर्ल्ड का टोटल मोटरेबल जो रोड है, मोटरेबल मतलब जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, वो 15 मिलियन है, लगभग 33% जो है नॉर्थ अमेरिका में। डेंसिटी वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क जो है कॉन्टिनेंट वाइज वो है नॉर्थ अमेरिका में, और कंट्री है जापान में। हाईएस्ट नंबर ऑफ द व्हीकल्स देखें तो नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। ओके, अब बात करते हैं हाईवे पार्किंग फी, सोल्यूशन ऑफ द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, हाईवे पार्किंग फीस, मास रैपिड ट्रांजिट, इम्प्रूव्ड पब्लिक बस सर्विसेज, एक्सप्रेसवेज, ठीक है ना। अर्बन एरियाज में जैम की समस्या होती है, एक्सीडेंट की समस्या होती है, पॉल्यूशन की समस्या होती है, तो इसके लिए क्या करें, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करते, सब लोग अपनी अपनी कार से जाते हैं। इसके लिए हाई पार्किंग फी कर दो, 500 रुपये की पार्किंग कर दो एक दिन की, लोग अपने आप गाड़ी लाना छोड़ देंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे, तो पॉल्यूशन कम होगा। मास रैपिड ट्रांजिट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छा किया जाए, मेट्रो आए, बुलेट ट्रेन आए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक बसेज आए, हर एक मिनट में आपके ऑफिस के लिए डायरेक्ट बस हो। इम्प्रूव द पब्लिक बस सर्विसेज, इंप्रूव किया, एक्सप्रेस वेज बनाया जाए जिससे लोग जल्दी से पहुंच पाएं और जिससे कम से कम पॉल्यूशन लगे। भाई सड़कें अच्छी होंगी तो पॉल्यूशन कम से कम होगा, क्योंकि कम से कम फ्यूल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय की जा सकती है। तो ये सॉल्यूशन है अर्बन ट्रांसपोर्ट का, ठीक है ना, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या लगता है, रोड जैम लगता है, ठीक है ना, और पॉल्यूशन भी होता है। साथ ही मेटल रोड कनेक्टिंग डिस्टेंस प्लेसेस, द 18 मीटर विड्थ, द सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, द कंस्ट्रक्टेड फॉर द vernacular movement. The highway density is the high in North America, 0.65 per square kilometer every place within the 20 किलोमीटर डिस्टेंस फॉर द हाईवे, ठीक है। तो यहाँ पे हाईवेज के बारे में बता रहा, हाईवे कौन से होते हैं, 80 मीटर के रोड वाले होते हैं, वो हाईवे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ अमेरिका में रोड डेंसिटी है, तो ये वाले जो होते हैं ये हाईवे होते हैं। 6 लेन हाईवे है, देखो 1 लेन 2 लेन 3 लेन, 1 लेन 2 लेन 3 लेन, ये सर्विस लेन है। 6 लेन हाईवे, जाने वाली गाड़ी इधर, आने वाली गाड़ियाँ इधर, ठीक है ना। 80 मीटर से ज़्यादा की इनकी जो होती है विड्थ होती है भाई, ठीक है ना, 80 मीटर से ज़्यादा की, ठीक है, सिंपल मैनर के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन हाईवे की, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस कैनेडियन हाईवे, जो वैंकूवर से सेंट जोन्स को कनेक्ट करता है। इसकी दूरी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल और केवल जो दूरियां दे रखी हैं, अगर हम दूरियों की बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो केवल ट्रांस साइबेरियन रेलवे और ट्रांस कैनेडियन रेलवे की दूरी दे रखी है, बाकी दूरियों के बारे में बात नहीं की, केवल आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है वैंकूवर को सेंट जोन्स से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है, वैंकूवर को किससे कनेक्ट करता है, वैंकूवर को सेंट जोन्स से कनेक्ट करता है। तो ये वैंकूवर है वेस्ट कोस्ट पे, ये वैंकूवर है और ये सेंट जोन्स है, ठीक
ठीक है ना, सेंट जोन्स को कनेक्ट करता है, मतलब पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है बाय रोड, वेस्ट कोस्ट को ईस्ट कोस्ट से कनेक्ट करता है, वैंकूवर टू सेंट जोन्स, ठीक है, आपका ट्रांस कैनेडियन। फिर है अलास्कियन हाईवे जो एडमोंट कनाडा को एनक्रोच अलास्का से कनेक्ट करता है, ठीक है ना, इसका पर्पज जो है वो डिफेंस पर्पज है इसका ना, ठीक है ना, ये अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स और ये एनक्रोच को कनेक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। चले भाई, साथ में बात कर ले पान अमेरिकन हाईवे जो लगभग 19,300 किलोमीटर लंबा है, लगभग, ठीक है ना, 19,300 किलोमीटर लंबा है पान अमेरिकन हाईवे। ये साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा को कनेक्ट करता है। एग्जैक्टली अगर मैं पान अमेरिकन हाईवे के बारे में बताऊं आपको, एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये अलास्का से चलता है, अलास्का से होता हुआ, कनाडा होता हुआ, अमेरिका होता हुआ, मैक्सिको होता हुआ, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा होता हुआ, फिर यहाँ से 160 किलोमीटर का एक पैसेज है जो कि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो उसको हम पार नहीं कर सकते, तो गाड़ियाँ जो है वो जहाज़ के जरिए कोलंबिया आती है, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, चिली और फिर अर्जेंटीना के ठेठ नीचे तक। इतना लंबा हाईवे पैन अमेरिकन हाईवे, बहुत लंबा हाईवे देखो आप, है ना, लगभग 19,000 किलोमीटर लंबा जो है ये हाईवे पैन अमेरिकन हाईवे, ठीक है। इसकी दूरी जो है, लंबाई जो है, लेंथ जो है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। ये पूरा पूरा अलास्का से लेकर के अर्जेंटीना, अर्जेंटीना टू अलास्का, ए टू ए, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, तीन मतलब दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट है, सेंट्रल अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है ना। इसका मैक्सिको तक का पार्ट नॉर्थ अमेरिका में शामिल है और मैक्सिको से नीचे वाला पार्ट जो है वो साउथ अमेरिका में शामिल है, ठीक है। चले भाई, साथ में बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ऑस्ट्रेलिया, डार्विन टू मेलबोर्न, ठीक है ना, ओके, डार्विन टू मेलबोर्न। तो बात कर ले यहाँ पे, ये डार्विन है और ये मेलबोर्न है, ये डार्विन है सबसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, और ये मेलबोर्न है जो कि सबसे साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। डार्विन टू मेलबोर्न इसे स्टुअर्ट हाईवे कहते हैं, डार्विन टू मेलबोर्न जो है इसे क्या कहते हैं, स्टुअर्ट हाईवे कहते हैं, ठीक है। चले भाई, ओके, चले, तो स्टुअर्ट है, डार्विन टू मेलबोर्न, ट्रांस कैनेडियन हाईवे अपना हो ही गया, ठीक है ना। साथ में अगर हम बात करें रशिया के अंदर मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक हाईवे, मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक हाईवे रशिया की बात करें तो मॉस्को, ये यहाँ पर मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक, ये यहाँ पर व्लादिवोस्टोक, जहाँ पे ट्रांस कैनेडियन रेलवे उसके बराबर में आए हुए, व्लादिवोस्टोक पैसिफिक ओशन पे और ये मॉस्को यहाँ पर, तो मॉस्को से व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करता है। अभी व्लादिवोस्टोक से भारत भी एक जो है कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है ना, भारत भी एक कॉरिडोर बना रहा है, तो पूरा सामान जो है भारत रशिया से इस रूट से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर लेगा, ठीक है, इन सिंपल मैनर। चलें भाई, फिर बात करते हैं इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट हाईवे, इंडिया में NH7, अभी NH7 जो है वो NH44 हो गया है भाई, NH7 जो है वो क्या हो चुका है, NH44 हो चुका है। और NH44 एग्जैक्टली NH44 की जो पोजीशन है आज के समय में मैप पे, वो है आपके श्रीनगर से लेकर के और कन्याकुमारी तक, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है, 4,000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबा है, और इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं, और ये वाराणसी होके गुजर रहा है, ठीक है ना। NH44, पहले इसे NH7 कहते थे, अब इसे लेटेस्ट नंबर इसका NH44 है और उसको एक्सपांड कर दिया गया है। ये श्रीनगर से वाराणसी होता हुआ ठेठ कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। पहले ये NH7 था जो वाराणसी से कन्याकुमारी कनेक्ट करता था और लॉन्गेस्ट हाईवे था, लेकिन अब इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है और इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाने लगा है। दो कॉरिडोर है, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, दो तरह के कॉरिडोर है, एक तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को कनेक्ट करता है, असम के सिलचर को कनेक्ट करता है। साथ में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अगर भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करूं भारत के अंदर, तो 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 5,800 किलोमीटर लंबा है ये, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा और दिल्ली। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा, इसे कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये कौन सा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो 4 बड़े महानगरों जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फिर अफ्रीका की बात करें, अल्जीरिया टू कोरंकी इन गुयाना, है ना, और कायरो टू केप टाउन, तो ये 2 हाईवे जो हैं ये अफ्रीका के अंदर है, ठीक है ना। कायरो टू केप टाउन, तो कायरे टू केप टाउन, ठीक है ना, और अल्जीरिया टू क्रोनेके गुयाना, अल्जीरिया टू गुयाना, ये 2 बड़े हाईवे अफ्रीका के अंदर, सिंपल बिल्कुल, ठीक है ना, ठीक है ना। इनकी दूरी वूरी कुछ याद नहीं करनी है ना, पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, ओके। चलें भाई नेक्स्ट,
अब बात करते हैं बॉर्डर रोड्स की। बॉर्डर रोड्स क्या होती हैं? जो बॉर्डर एरियाज में बनाई जाती हैं, जैसे भारत का पाकिस्तान से, चाइना से, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है, खास में इनडायरेक्ट बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर का, क्योंकि वो एरिया हमारा पाकिस्तान के पास में, तो डायरेक्ट बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान से नहीं लगता। तो जो बॉर्डर एरियाज में जो रोड डेवलप की जाती है वो बॉर्डर रोड कहलाती हैं। और भारत के अंदर BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 से बॉर्डर एरिया में रोड डेवलप कर रहा है। और बॉर्डर रोड क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रैटेजिक पोजीशंस के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, फौजियों को पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ऑल वेदर रोड होती हैं, पूरे साल ये खुली रहती हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर पे युद्ध छिड़े, इंसर्जी हो तो हमारे जवान टाइम पर वहाँ पहुंच जाएं और स्थिति संभाल लें। द रोड लैंड कंटिन्यू विद द इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कनेक्ट रिमोट एरिया विद द मेजर सिटीज़, इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस, कनेक्ट मिलिट्री कैंप्स। याद रखना, तो बॉर्डर रोड जो है वो डिफेंस, कनेक्ट और मिलिट्री कैंप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रेलवेज़ की। रेलवेज जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये बल्क ऑफ द पैसेंजर और बल्क ऑफ द मटेरियल जो है वो ये सप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो बल्कि गुड्स, पैसेंजर ओवर और लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है ना, 3, 3.5, 4,000 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो रेलवे का यूज़ करें, सस्ता पड़ता ही है। और रेलवे गेजेस, रेलवे में 3 गेज होते हैं। गेज का मतलब क्या होता है? 2 पटरियों के बीच के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसे गेज कहते हैं। ठीक है ना, 3 तरह के गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, और एक होता है स्टैंडर्ड गेज। ब्रॉड गेज जो होता है वो 1.6 मीटर का होता है, स्टैंडर्ड गेज जो होता है 1.5 मीटर का होता है, मीटर गेज जो होता है वो 1 मीटर का होता है। ठीक है ना, और जो नैरो गेज होता है वो 1 मीटर से भी कम होता है। 1 मीटर से क्या होता है? कम होता है। तो 3 तरह के गेजेस होते हैं। ये देखो, ये ब्रॉड गेज है, ये बड़ी लाइन है। ठीक है ना, आपके वंदे भारत, राजधानी, बड़ी बड़ी एक्सप्रेस इस पे चलती है। मीटर गेज अब इंडिया में बहुत कम रह गई है, दुनिया में मीटर गेज बहुत कम गई है। नैरो गेज जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है। अगर नैरो गेज की हम बात करें तो नैरो गेज जो है वो पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर जो है नैरो गेज जो है ऑपरेट होती है। जैसे कि कालका शिमला टॉय ट्रेन है, दार्जिलिंग ट्रेन है। ठीक है ना, साथ में आपके माथेरान रेलवे है महाराष्ट्र के अंदर, दार्जिलिंग ट्रेन है वेस्ट बंगाल के अंदर, कालका शिमला है आपके चंडीगढ़ से आपको कनेक्ट करती है शिमला कालका होते हुए। ठीक है, तो ये नैरो गेज ट्रेन है। ठीक है, नैरो गेज में तो पहाड़ी क्षेत्रों में, फिर मीटर गेज और फिर ब्रॉड गेज है। अब पूरी दुनिया भर में ब्रॉड गेज ट्रेनें होगी, मीटर गेज बहुत कम रहेगी, और कुछ एक जो है वो माउंटेन्स और हिली एरियाज में नैरो गेज रह गई हैं। गेजेस का जो मुद्दा है वो ये है कि 2 पटरियों के बीच में कितनी जगह है। ये तो रेलवे लाइन है, ये फिश प्लेट है। ठीक है ना, इनके बीच में अगर 1.6 मीटर की जगह है तो ब्रॉड गेज है, अगर 1 मीटर जगह है तो मीटर गेज है, अगर 1 मीटर से भी कम है, लेस देन 1 मीटर है, तो नैरो गेज है। स्टैंडर्ड गेज होता है 1.5 मीटर का। ठीक है ना, जो ना ब्रॉड गेज होता है ना मीटर गेज होता है। ठीक है, तो चलें भाई यहाँ देखते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट काम है रेलवेज की, तो ट्रांसपोर्ट, बल्क गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट कर सकती है, और साथ में बहुत सारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। आप देखोगे कि एक बोगी में एक पैसेंजर बोगी, अगर हम बात करें, डब्बे की बात करें अगर हम, ठीक है ना, बोगी तो 4 टायरों के सेट को कहते हैं, बोगी नहीं कहते। कई कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 110 लोग आ जाते हैं। ऐसे 10 कंपार्टमेंट है तो 1200-1500 लोग आ जाएंगे, और बस में आएंगे 65, 60, 70 मैक्सिमम। ये तो 45 और 47 सीटर होती है बस। ठीक है, साथ के अंदर ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फायदेमंद है। तो ब्रॉड गेज हो जाएगा ग्रेटर देन 1.5 मीटर, स्टैंडर्ड गेज हो जाएगा 1.44 मीटर। ठीक है, ओके, मीटर गेज हो जाएगा 1 मीटर, और स्मॉलर गेज या नैरो गेज जो है, जो कि पहाड़ों में चलती है ट्रेनें, नैरो गेज हो जाएगा आपका लेस देन 1 मीटर। ठीक है ना, ओके, लेस देन 1 मीटर जो है वो नैरो गेज हो जाएगा, लेस देन 1 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा? नैरो गेज हो जाएगा। चलें भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट के अंदर आएंगे ये, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट लगा करके हम बात करेंगे। तो कितने तरह के गेज हो गए? 4 तरह के, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, साथ में स्टैंडर्ड गेज। ठीक है ना, स्टैंडर्ड गेज जो है 1.44 या 1.44 से लेकर 1.5 मीटर तक होता है स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, चले भाई, अब ट्रांस दैट द कैरी पैसेंजर टू लैंड एंड द फ्रॉम द सिटीज द पॉपुलर इन द यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया। द यूरोप हैज़ द मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, द हाइएस्ट रेल डेंसिटी इन बेल्जियम, 1 किलोमीटर में 6.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 5 किलोमीटर स्क्वायर। द अंडरग्राउंड रेलवे इंपॉर्टेंट इन द लंदन एंड पेरिस, और इसे कहते हैं ट्यूब, इसे क्या कहते हैं? ट्यूब कहते हैं। द चैनल टनल कनेक्ट द लंदन विद द पेरिस। ठीक है ना, चैनल जो टनल है, जो कि इंग्लिश चैनल के बीच में है, जो कि सागर के अंदर से अंडरग्राउंड ट्रेन जा रही है, इसे चैनल टनल कहते हैं, जो कि लंदन से पेरिस को जोड़ती है। तो सबसे ज़्यादा रेल डेंसिटी जो है वो बेल्जियम के अंदर है अगर हम बात करें। ठीक है ना, यूरोप में सबसे डेंस, जैसे रोड नेटवर्क जो था वो नॉर्थ अमेरिका में था, वैसे ही यूरोप के अंदर जो है रेल नेटवर्क जो है सबसे ज़्यादा डेंस है। सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क जो है वो यूरोप में डेंस है, और सिटी जो है, जो सिटी क्या, जो कंट्री है वो है बेल्जियम। ठीक है ना, अंडरग्राउंड रेलवे के थ्रू लंदन और पेरिस कनेक्ट है, और चैनल टनल
कनेक्ट लंदन विथ पेरिस। चैनल टनल जो है इंग्लिश चैनल, जो कि यूरोप को ब्रिटेन से अलग करता है, एक समुद्री इलाका है, उसके अंडरग्राउंड से ट्रेन गुजरती है। ठीक है, चले भाई आगे बात करते हैं। ठीक है ना, चले, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब बात करते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे की। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होती है? पहले तो कॉन्टिनेंटल रेलवेज क्या होती है? कॉन्टिनेंटल रेलवेज वो होती हैं जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती है। कॉन्टिनेंट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करती है। कॉन्टिनेंट के ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करती है या नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करती है। ऐसी रेलवे जो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है पूरे, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल रेलवे। और यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर अगर कॉन्टिनेंटल रेलवे की बात करें तो 4 प्रमुख कॉन्टिनेंटल रेलवे, इनमें ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, पैसिफिक, साथ में आपके ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि आपके रशिया के अंदर है। ये वेस्टर्न यूरोप, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, समारा, क्रेबियास्क, ओमस, टोम्स, चीता, ठीक है ना, खरबोयांस्क और ठेठ व्लादिवोस्टोक तक कनेक्ट करती है। साथ में इससे एक छोटा सा एक पुल मार्ग निकाला गया है जो चाइना को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। 9332 किलोमीटर जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, इसकी दूरी है। और ये ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और ये रशिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को होते हुए जो है ये व्लादिवोस्टोक को कनेक्ट करती है। और व्लादिवोस्टोक जो है वो ऑल वेदर पोर्ट है। किसका अगर हम बात करें तो रशिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी भारत के पास जो तेल वगैरह आ रहा है वो इसी पोर्ट से आ रहा है। ठीक है ना, व्लादिवोस्टोक से। ठीक है, चले भाई, तो देख लेते हैं क्या है। रेलवे दैट द रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट टू एंड्स, ठीक है ना, उन्हें ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहते हैं। जो दो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर अगर बात कर लें तो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर अगर एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करती है, पॉइंट ए को पॉइंट बी से कनेक्ट करती है, तो ऐसी रेलवेज को कॉन्टिनेंटल रेलवेज कहते हैं। ठीक है, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये रशिया में है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक कनेक्ट करती है। लेंथ इसकी 9332 किलोमीटर है। डबल ट्रैक्ड है, आने जाने के लिए अलग अलग ट्रैक है। इलेक्ट्रीफाइड है पूरी की पूरी ट्रेन। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। कनेक्ट एशिया रीजन टू द वेस्ट यूरोप, है ना, एशिया रीजन। ये देखो, ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो कहाँ पे स्थित है? आपके वेस्टर्न यूरोप में। और ये व्लादिवोस्टोक जो है कहाँ है? आपके एशिया में। और एशिया में भी कहाँ है? पैसिफिक ओशन में। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? नॉर्थ सी के पास में। तो पूरे के पूरे नॉर्थ सी को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन से, साथ में वेस्ट यूरोप को कनेक्ट करती है आपके, अगर हम बात करें तो एशिया से कनेक्ट कर रही है आपके। ठीक है ना, इससे चाइना और मंगोलिया भी कनेक्ट करते हैं और पूरा का पूरा माल जो है वो सप्लाई होता है यहाँ से। ठीक है, चलें भाई, ठीक है ना। चीता द कार्गो सेंटर, चीता एक शहर है रशिया के अंदर जो कि बहुत बड़ा एग्रो जो है सेंटर है। वहाँ पे बहुत सारे जो है एग्रो प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट की जो है वो सप्लाई की जाती है। साथ में इर्कुटस्क जो है फर सेंटर है। यहाँ पे फर सेंटर मतलब जिससे कि ऊन के कपड़े बनते हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है यहाँ पे। कनेक्टिंग विथ यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया एंड चाइना। साथ में इससे सब रूट भी निकाले गए हैं जो यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया और चाइना को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रशिया के अंदर है। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक कनेक्ट करती है। 9332 किलोमीटर है। डबल ट्रैक्ड है, इलेक्ट्रीफाइड है। कनेक्ट एशिया रीजन विद द यूरोपियन मार्केट्स। चिता कार्गो सेंटर्स, इस्कुटाक्स फर सेंटर है। कनेक्ट विद द यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एंड मंगोलिया एंड ऑल। ठीक है, चलें भाई, अब बात करते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे की। ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो है, अगर हम बात करें किसकी बात करेंगे? हम ट्रांस कैनेडियन रेलवे की बात करेंगे हम। ठीक है ना, किसकी चर्चा करेंगे हम? ट्रांस कैनेडियन रेलवे की चर्चा करेंगे। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो है, अगर ट्रांस कैनेडियन रेलवे की हम चर्चा करें और इसका मैप ले लें एक बार, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ठीक है ना, ट्रांस कैनेडियन रेलवे की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे 1 मिनट आप रुकें। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो है वो हैलीफैक्स से कनेक्ट करती है आपके वैंकूवर को। ठीक है ना, हैलीफैक्स से लेकर के वैंकूवर कनेक्ट करती है, मतलब पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। और इसे कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी कहा जाता है। इसे कनाडा की क्या कहते हैं? इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा कहा जाता है इसको। ठीक है ना, इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। ओके, चले भाई, इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा इसे कहा जाता है। ये लो आ गया आपका मैप, है ना, इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ इसे कनाडा कहा जाता है। ठीक है, ये देखो, ये पूरी की पूरी आपकी ट्रांस कैनेडियन
रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे हैलीफैक्स से कनेक्ट कर रहा है, ये हैलीफैक्स से चल रही है, और ओटावा, विनीपैग, रिगिमा, कैलगरी, ठीक है ना, और वैंकूवर। ये पैसिफिक ओशन है वेस्ट कोस्ट पे, और ये अटलांटिक ओशन है ईस्ट कोस्ट पे। इसकी टोटल दूरी जो है 750 किलोमीटर लंबा है, और ये इकोनॉमिक आर्टरी है। पूरी की पूरी कनाडा की इकोनॉमी जो है इस रेलवे पर है, और साथ ही इसी के बराबर पैरेलल में हाईवे भी बना हुआ है, जिसे हम ट्रांस कैनेडियन हाईवे कहते हैं, ठीक है, जो वैंकूवर से सेंट जोन्स को जोड़ता है, ठीक है। चलें भाई, तो यहाँ पढ़ लेते हैं क्या है। कनेक्ट द हैलिफैक्स टू वैंकूवर 7050 किलोमीटर, द कंस्ट्रक्टेड फॉर द पॉलिटिकल रीजंस, they connect the Quebec, Montreal industrial region with the wheat belt for the Prairie region and coniferous forest region in the north। coniferous लकड़ी के लिए, wheat region जो है क्यूबैक मॉन्ट्रियल के पास में जो है wheat region, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल उगता है। तो चावल का जो एरिया है, आप देखो ये बारले है, ठीक है ना, ये चावल का एरिया भाई, और विनीपैग चावल की बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है ना। ये पेरीज क्षेत्र है। हमने पैसिफिक हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो कमर्शियल जो है वो एग्रीकल्चर पढ़ी थी, उसमें हमने पेरी, पंपास, वेल्ड के बारे में बात की थी, स्टेपीज के बारे में बात की। तो ये पेरीज एरिया में से ये ट्रेन होकर गुजरती है, तो बहुत सारा गेहूं जो है उसका जो है वो एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है। साथ में ही यहाँ पर जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट बेस्ड जो वुड है फर्नीचर के लिए, उसकी भी बहुत बड़ी यहाँ से सप्लाई इस रेलवे के थ्रू होती है, ठीक है। चले भाई, हाँ आ जाए। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, द लूप लाइन विद द विनीपैग, लूप लाइन मतलब एक अलग से लाइन बना के निकाली गई है, कनेक्ट विद द ग्रेट लेक्स वाटरवे, ठीक है ना। ग्रेट लेक्स मतलब सुपीरियर, हारून, ईरी, ठीक है ना, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, ओके। जो कि अगर मैं वर्ल्ड मैप में आपको शो करूं इनको, तो 5 ग्रेट लेक्स जो हैं, अगर हम 5 ग्रेट लेक्स के बारे में बातचीत करें तो इनको भी ये कनेक्ट करती है, और यहाँ का बिजनेस भी जो है इसके थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। ये देखो, ये मैप में अगर हम बात करें तो यहाँ से ही ये हैलीफैक्स है ना, ये इस तरीके से है, ये यहाँ ऐसे है ये, ठीक है ना, ये वैंकूवर है, ये हैलीफैक्स है, और ये एक लूप लाइन के जरिए ग्रेट लेक्स जुड़ा हुआ है। ग्रेट लेक्स है 5, ठीक है ना, जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में, ठीक है ना, ओके। चलें भाई, इनसे कनेक्ट करवाता है ये, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, ओके। द कॉल्ड द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा, व्हीट एंड मीट आर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 7050 सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट है ये। फिर बात करते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे की। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है सिडनी से लेकर के और पर्थ तक, ये भी वेस्ट कोस्ट को ईस्ट कोस्ट से कनेक्ट कर रही है, पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रही है, और बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी अमेरिका, इसके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साथ में ही ये स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलियन हाईवे को भी कनेक्ट कर रही है आपके मेलबॉर्न से, ठीक है ना, स्टुअर्ट को हाईवे को भी कनेक्ट कर रही है। तो कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रूट है वो सिडनी से पर्थ को जो है वो कनेक्ट कर रहा है। इसकी दूरी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम द पर्थ टू सिडनी रन ईस्ट टू वेस्ट, द नॉर्थ साउथ लाइन एडिलेट, एलिस स्प्रिंग एंड डार्विन टू बारडम, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे इससे एक लाइन निकाली गई, इसके बराबर में एक हाईवे भी है जो कि डार्विन को कनेक्ट कर रहा है। डार्विन जो है नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है इन सिंपल मैनर। चलें भाई, अब बात करते हैं हम यूनियन पैसिफिक रेलवे की। किसकी बात करेंगे हम? यूनियन पैसिफिक रेलवे के बारे में बातचीत करेंगे। यूनियन पैसिफिक रेलवे के बारे में बातचीत करेंगे हम, ठीक है ना। यूनियन पैसिफिक रेलवे, यूनियन पैसिफिक रेलवे जो है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क से शिकागो होता हुआ ये कनेक्ट करता है सैन फ्रांसिस्को। ये भी वेस्ट कोस्ट को ईस्ट कोस्ट से कनेक्ट करता है। ये भी जो है वो पैसिफिक ओशन को आप ये कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए की इकोनॉमी के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, ठीक है ना। मशीनरीज, केमिकल्स, आपके वीट, ठीक है ना, मीट, ठीक है ना, इन सब की यहाँ से कंज्यूमर गुड्स, इन सब की यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है अमेरिका और दुनिया के अंदर, ठीक है, इन सिंपल मैनर। तो द कनेक्ट्स द न्यूयॉर्क टू अटलांटिक कोस्ट एंड सैन फ्रांसिस्को टू पैसिफिक कोस्ट। द एक्सपोर्ट द ओर्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी। ओर्स मतलब आयरन ओर, कच्चा माल जो होता है, ठीक है, मिनरल्स, ग्रेन चावल हो गए आपके, और आपके जो गेहूं हो गया, पेपर हो गया, केमिकल्स हो गए, मशीनरी हो गई एंड ऑल, ठीक है, ठीक है। चले भाई, तो न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को वाया शिकागो। ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करें फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल, ठीक है ना, द जर्नी ऑफ टाइम फ्रॉम द लंदन टू इस्तांबुल रिड्यूस द टू 96 आवर्स अगेंस्ट द 10 डे ऑफ बाय द सी रूट्स। तो पहले क्या होता था बच्चों? पहले ये होता था कि जब ये ओरिएंट एक्सप्रेस नहीं बनी थी, ठीक है ना, तो टाइम बहुत लगता था।
जब तक ये ओरिएंट एक्सप्रेस नहीं बनी तो टाइम बहुत लगता था। आपको अगर पेरिस से आना है इस्तांबुल तो आप जहाज पकड़ करके ऐसे करके फिर ऐसे टर्की आएंगे, तो इसमें 10 से 11 दिन लग जाते हैं। लेकिन बाद में यहाँ से एक ट्रेन बना दी गई जो कि 96 घंटे में आपको कहाँ पहुँचा देती है, पेरिस से इस्तांबुल पहुँचा देती है। इस्तांबुल टर्की के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ये रेलवे, जो रेड मार्क दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, ये रेड मार्क जो दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये जो रेड मार्क है ये आपके इस्तांबुल, तो ये आपके पेरिस को कनेक्ट कर रही है। बहुत सारे देश, पेरिस कनेक्ट हो रहा है, ज्यूरिक कनेक्ट हो रहा है, साल्जबर्ग कनेक्ट हो रहा है, पीट्सबर्ग कनेक्ट हो रहा है, बुडापेस्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, सोफिया कनेक्ट हो रहा है, आपका एड्रीन कनेक्ट हो रहा है, और इस्तांबुल ठेठ एशिया को यूरोप से कनेक्ट कर देती है, ठीक है ना। अगर ईरान वगैरह में लड़ाई अगर शांत हो जाए, ठीक है ना, तो हम इसको एशिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मतलब एशिया से कनेक्ट तो हो रही है, लेकिन अगर ईरान के एरिया में ये टर्की तक आती है, टर्की तक आई, उसके बाद ईरान आई, ईरान से पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान से एंटर करके बॉम्बे, और यहाँ से लूप नाल निकाल करके दिल्ली, और फिर यहाँ से चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये ट्रेन आ ही रही है, टर्की है ना, यहाँ तक तो ये ट्रेन आ ही रही है, तो इसके बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। यहाँ तक तो ट्रेन आ ही रही है, और यहाँ से होते हुए आप जो है बॉम्बे और दिल्ली को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे अगर हमारी बात बन जाए देशों से, जो कि म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ठीक है ना, यहाँ से लूप लाइन जो है वो मलेशिया, तो हमारे बिजनेस को जो है, और यहाँ से चाइना, ठीक है ना, लाओस और वियतनाम, तो बहुत बड़ा पार्ट हम कवर कर सकते हैं इस रेलवे के थ्रू। और मेरा मानना तो ये कि अब बिजनेस का दौर आ गया। हमारे मोदी जी कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, आगे बढ़ने का युग है। तो इस तरह से अगर हम कॉमन अपना एक इंटरेस्ट मेमोरेंडम निकालें और पूरी दुनिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रगति करने के लिए आगे बढ़े, धर्म की युद्ध को छोड़ करके, तो ये समझ लो इतना बड़ा रूट बन जाएगा ये। वैसे रशिया से अपनी कनेक्टिविटी हो रही है, तो रशिया कह रहा है कि भाई मैं यहाँ अजरबैजान होते ईरान आ जाऊँगा, और ईरान से जो है यहाँ तक रेलवे लाइन हो जाएगी अफगानिस्तान होते हुए, ठीक है ना। ये तो एक बात चल रही है इस ट्रैक की, तो ठीक है ना, कि भारत तक हम रेल लाइन तक ले आएंगे अगर पाकिस्तान अपनी बदमाशी ना करे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओरिएंट एक्सप्रेस का रूट है, फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल, है ना। तो पहले तो घूम के आते थे जहाज, मेडिटेरियन सी होकर अब डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे चीज़, बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट और मशीनरी का एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्रांस एशियाटिक रेलवे, जो मैंने इस्तांबुल से लेकर बैंकॉक तक बताई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, इसे ट्रांस एशियाटिक रेलवे, ये प्रपोज्ड है, अभी ये बनी नहीं है ना, ये प्रपोज्ड है अभी। ये क्या है, ये पूरी की पूरी लाइन जो है अभी प्रपोज्ड है, कि ईरान से आप इंडिया, पाकिस्तान आ गए, फिर बांग्लादेश आ गए, और फिर से थाईलैंड तक चले गए, और फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर ही देंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट कर ही देंगे ये, तो आराम से घूम करके पूरा का पूरा इंडिया भी कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। चले भाई, अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसकी बात करेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट की हम बातचीत करने वाले हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जो दुनिया का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है, जो कि शिप्स के थ्रू होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक तो ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम सागरों से वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, अटलांटिक ओशन से, इंडियन ओशन से, ठीक है ना। साथ में अगर हम बात कर लें तो नॉर्थ सी, साउथ सी, अटलांटिक सी, पैसिफिक ओशन, इनके थ्रू करते हैं। और इनके थ्रू करने के लिए हमें पोर्ट्स चाहिए होते हैं। मुंबई पोर्ट्स की बात कर लें, कोपेनहेगन पोर्ट की बात कर लें, लीबिया, त्रिपोली पोर्ट्स की बात कर लें, न्यूयॉर्क पोर्ट की बात कर लें, ये तो हो गए ओशनिक। एक होते हैं इनलैंड ट्रांसपोर्ट। इनलैंड ट्रांसपोर्ट हम नदियों के थ्रू करते हैं, जैसे यहाँ पर ये सेंट लॉरेंस है जो कि अमेरिका को कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन से। यूरोप के अंदर जो है वो राइन है और डैन्यूब है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो है वो इनलैंड वाटरवेज हैं। साथ में ही कैनाल वाटर, इनलैंड मतलब देश के अंदर, भारत में भी जो है वो गंगा के ऊपर बहुत बड़ा जो है इनलैंड वाटरवे, देश के भीतर ही व्यापार करने के लिए पानी की सुविधा। साथ के अंदर ही कैनाल सिस्टम भी अपने पास, यहाँ पर अपने पास पनामा कैनाल है जो कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ रही है, साथ ही नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग कर रही है, ठीक है ना। ओके, और साथ ही यहाँ पर अपने पास सुएज कैनाल जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर रही है। पहले जहाज ऐसे घूम के आते थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसके बनने से जहाज घूमते ही नहीं, अब सीधे आ जाते हैं, तो रूट शॉर्ट हो गया। ऐसे ही पहले अगर न्यूयॉर्क से किसी जहाज को लॉस एंजलिस जाना था तो घूम के जाता था, लेकिन इस कैनाल के बनने से जहाज सीधा आता है, तो पैसे भी बचते हैं, सामान जल्दी भी पहुंचता है, ठीक है।
तो ये जो सुएज कैनाल और पनामा कैनाल बनाई गई, पनामा कैनाल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में पनामा सिटी में जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है, और सुएज कैनाल जो है वो आपके मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करती है। तो ओशनिक वाटरवेज, साथ में इनलैंड वाटरवेज और कैनाल वाटरवेज, 3 तरह के हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल वाटरवेज। तो बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट, सबसे पहला तो मोटर ट्रांसपोर्ट का जो है चीपेस्ट जो है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता है। दूसरा, इसमें सड़कें नहीं बनानी। तीसरा, मिलियन ऑफ टन के अंदर, जितना रेलवे बल्क में मटेरियल को कैरी नहीं कर सकती उतना ये मटेरियल कैरी करके ले जा सकता है, ठीक है ना। बस और बस नुकसान क्या है, एक तो जो कि ओशनिक इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचता है, तेल वेल बिखर जाता है, गंदगी फैलती है समुद्र के अंदर। तीसरा ये कि जो पोर्ट्स बनते हैं बड़े बड़े, जहाँ जहाज खड़े होते हैं, वो टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है ना। ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। प्रोवाइड ए स्मूथ हाईवे ट्रेवलेबल ऑल डायरेक्शंस, देयर इज द नो मेंटेनेंस कॉस्ट। भाई जो पानी की क्या मेंटेनेंस करनी है आपको। इट इज़ द मस्ट चीपर बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ द वाटर इज लेस देन दैट ऑफ द लैंड। फ्रिक्शन नहीं है तो कुछ घिसता भी नहीं है, ठीक है ना। फ्रिक्शन कम है इसलिए फ्यूल भी कम जलता है, तो फायदेमंद, चीप है। डज नॉट रिक्वायर द रूट कंस्ट्रक्शन, भाई समुद्र के पानी को क्या कंस्ट्रक्ट करोगे आप, ठीक है। द एनर्जी कॉस्ट इज वेरी लोअर। द आइडल फॉर द कैरिंग ए बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द कम कॉन्टिनेंट टू अदर। आपको 1 लाख कारें भेजनी भेज सकते हो आप जहाज के थ्रू, बड़े बड़े जहाज बने हुए हैं, ठीक है ना। आपको 1 लाख टन गेहूं भेजना है, आप आराम से भेज सकते हो जहाज के थ्रू, ठीक है ना। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है ना, भाई पॉल्यूशन उतना नहीं करता, ठीक है ना, उतना पॉल्यूशन नहीं करता जितनी कार करती है, डीजल कार करती है, ठीक है, जितना प्लेन करता है पॉल्यूशन, ठीक है ना, उतना पॉल्यूशन नहीं करता, है ना। 2 तरह के भागों में डिवाइडेड है, ठीक है ना, एक तो ओशन रूट्स और एक इनलैंड वाटरवेज, ठीक है ना। बस ओशंस के एनवायरनमेंट को खराब करता है, बस ये एक डिसएडवांटेज है। ओवरऑल तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि इतना जो है धुआं नहीं निकालता ये, लेकिन अगर हम बात कर लें तो ओशनिक एनवायरनमेंट को जो है वो खराब करता है, बस ये एक नुकसान है इसका, ठीक है ना। ओशन रूट्स हैं और इनलैंड वाटरवेज हैं, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट इन द वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप इक्विप्ड विद द रेडार, वायरलेस एंड अदर नेविगेशनल एड्स, है ना। अब तो शिप्स बहुत एडवांस हो गए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर चैम्बर्स फॉर द प्रिसाइजेबल गुड्स, जो गुड्स खराब हो जाते हैं या बहुत कीमती होते हैं या जो बहुत जल्दी खराब होते हैं उनके लिए तो रेफ्रिजरेटर वाले कंटेनर्स आते हैं कि भारत से अमेरिका कोई चीज़ भेजनी है और बहुत जल्दी खराब होती है, कोई खाने की चीज़ें, सब्जियां भेजनी है अमेरिका, तो अब जो है रेफ्रिजरेटर वाले, जो घर में रेफ्रिजरेटर लगा होता है ना, वैसे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसके अंदर माल को पैक करके रख देते हैं तो ख़राब भी नहीं होता। टैंकर्स हैं, ऑयल भेज सकते हैं, यूज़ फॉर द कंटेनर्स, कार्गो हैंडलिंग ईजियर, बड़े बड़े कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इंपॉर्टेंट सी रूट्स की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, साउथ अटलांटिक सी रूट, मेडिटेरियन इंडियन सी रूट, कैप ऑफ गुड होप सी रूट, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट और साउथ पैसिफिक सी रूट। तो नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, मेडिटेरियन सी रूट तो इंडियन ओशन सी रूट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे सी रूट है। चले भाई अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। मेरा जो पर्सनल ईमेल है वो है यश WARDHAN yashvardhan.SINGSsingh@adda247.com, adda247.com, ठीक है ना, adda247.com, yashvardhan.singh@adda247.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल है। आप मुझ पे से आकर के बातचीत कर सकते हो। साथ में ही CUT-24/7 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और CUT-24/7 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और अगर आपको और वीडियो देखना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इसके बाद अपन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, फिर ये बुक्स खत्म हो जाएगी, फिर सेकंड बुक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जो वन शॉट्स देखने हैं आपको, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को जाकर लाइक करें, ठीक है ना। ओके, ये बात हुई। दूसरी बात, मेरा जो कोड है वो है वाई सर G20, ठीक है ना, ये मेरा कोड है परचेजिंग के लिए। अब कोर्स परचेज कैसे करना है वापस हम पढ़ने आएंगे, अभी हमारे पूरे कैनाल्स रूट बाकी हैं, इनलैंड रूट बाकी हैं, सैटेलाइट सिस्टम बाकी है, अभी तो हमें पढ़ना है बैठ करके, ठीक है ना, तो अभी क्लास पूरी नहीं हुई है। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप adda247 का ऐप डाउनलोड करें, adda247, ठीक है ना, ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे ऊपर इस तरह का आपको खुल जाएगा मोबाइल में, आपको ऑल कोर्सेज में जाकर के
आपको यूजीपीजी एंट्रेंस एग्जाम चूज करना है, यूजीपीजी एंट्रेंस एग्जाम चूज करके सीयूटी यूजी चूज करना है, सीयूटी यूजी में आपको सीयूटी आर्ट्स चूज करना है, और सीयूटी आर्ट्स में जाके समर 2.0 बैच ज्वाइन करना है। समर 2.0 बैच ही क्यों, और कोई बैच क्यों नहीं बता रहा। अगर आप 12th का महापैक लेते हो तो 5 से 6 हज़ार का पड़ता है। अगर आप इंडिपेंडेंटली सीयूटी का कोर्स लेते हो तो आपको 15,000 का पड़ता है, लगभग 20 से 21,000 का है। लेकिन समर 2.0 हम किस नेचर का लेके आए, ये जो कोर्स हम लोग लेके आए हैं ये बोर्ड प्लस सीयूटी दोनों है। 12th बोर्ड प्लस सीयूटी, ठीक है ना। क्या है ये, 12th बोर्ड प्लस सीयूटी, दोनों की तैयारी एक साथ करवा रहा है। तो 12th के अंदर तो आपके सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट हमें आपको तैयार करवाने हैं। यहाँ पे मोइन सर आपको पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं, शानदार जानदार, ठीक है ना। साथ में नीता मैम आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली है, जोरदार सिलेक्शन है इनके पास में, रिजल्ट है इनके पास, मजाक नहीं चल रहा। और इकोनॉमी पढ़ाएंगे प्रिंस सर, और मैं आपका अपना यशवर्धन जो पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। तो 4 तो डोमेन मिल गए आपको जो कि आपके 12th की तैयारी में काम आएंगे। और ये जो पैकेज है आपका, ये फाउंडेशन बैच है, तो एग्जाम तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। 12th बोर्ड का भी एग्जाम पूरा करवाएंगे आपका, और सीयूटी का एग्जाम भी के अंत तक जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। साथ में आपको जीटी प्लस लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, ये लैंग्वेज आपको मिल रही है। तो कंप्लीट पैकेज है ये, ठीक है। इसमें आपको रेगुलर जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, जो बच्चे लाइव नहीं देख पाए रिकॉर्डेड देखेंगे, डीपीपी मिलेगी, सैंपल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास होगा, आप कभी भी हमको परेशान कर सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, समझाओ, तो पर्सनली हम आपकी केयर करेंगे एक तरीके से, ठीक है ना। बुक्स होंगी, प्रैक्टिस पेपर होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा रिवीजन के अलग नोट्स देंगे, शॉर्ट नोट्स अलग देंगे, लॉन्ग नोट्स अलग देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट अपने आप में एक तरीके से ये पैकेज है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेना है तो बाय नाउ पर क्लिक करें और यहाँ पर कोड लगाएं। क्या लगाएंगे, YSIR सर G20, ये कोड लगाएं, आप अप्लाई करें, ठीक है ना। क्या कोड लगाएंगे, Y सर G20, इस कोड को आप अप्लाई करें, Y सर G20 कोड को अप्लाई करें, और 9,959 रुपये का आपको ये पड़ने वाला है सीयूटी प्लस बोर्ड। साथ में मेरा ईमेल आईडी ले लो आप आराम से, YASHWARDHAN yashwardan.SINGSing@247.com। ठीक है, चले भाई, ओके। अब वापस आते हैं अपने मूल टॉपिक पे, चले। अब नॉर्थ अटलांटिक सी रूट के बारे में बातचीत करेंगे। यह है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, जिसे बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट जो सी रूट है वो ये है, कौन सा, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, सबसे बिजिएस्ट सी रूट है, सबसे बिजिएस्ट सी रूट है नॉर्थ अटलांटिक, जिसे बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। देख लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। ये वेस्टर्न यूरोप को ईस्टर्न अमेरिका से कनेक्ट करता है और बिजिएस्ट सी रूट है, बिग ट्रंक भी कहते हैं इसे। तो दैट लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज ग्रेटर दैन द ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड, द 1/4 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड फॉर दिस रूट, कितना 1/4, ठीक है ना। इट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड अ बिग ट्रंक रूट। इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है, बिग ट्रंक रूट इसे कहते हैं। बोथ द कोस्ट हैव द हाईली एडवांस पोर्ट एंड हार्बर फैसिलिटीज, बोथ, चाहे वो अमेरिका और न्यूयॉर्क की तरफ के पोर्ट हो या यहाँ के पोर्ट हो, बहुत ही एडवांस पोर्ट है। दुनिया का 1/4 बिजनेस करते हैं और ये से बिजिएस्ट सी रूट है, बात कर लें, और इसे बिग ट्रंक रूट कहते हैं, ठीक है ना। फिर साउथ अटलांटिक सी रूट, ये साउथ अटलांटिक सी रूट, ठीक है ना। ये साउथ अटलांटिक सी रूट जो अब बहुत पुराना हो चुका है क्योंकि अब सुएज कैनाल और पनामा कैनाल बन चुकी है। साउथ अटलांटिक सी रूट के बारे में बात कर लेते हैं। द कनेक्ट द वेस्ट यूरोप एंड वेस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट विद द ब्राजील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे, ठीक है ना। द अफ्रीका इज लेस कंपेयर्ड इन नॉर्थ अटलांटिक सी रूट बिकॉज इट लिमिटेड डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका बोथ हैव ए सिमिलर प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए, ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, साथ में यूरोप इनसे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया क्योंकि साउथ अमेरिका और साउथ यूरोप जो है, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका जो है उनका जो प्रोडक्ट्स है वो सिमिलर है, तो इतना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं है, ठीक है, ओके।
चलें भाई, फिर बात करते हैं मेडिटेरियन सी रूट की। दिस रूट इज कनेक्ट द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट विद द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू द मेडिटेरियन सी, द रेड सी एंड द इंडियन ओशन। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, द पोर्ट सैयद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर। तो मेडिटेरियन सी रूट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आकर के मेडिटेरियन अगर सी रूट की अगर हम बात करें, मेडिटेरियन सी रूट, तो ये जो सी रूट है ये मेडिटेरियन सी रूट है। ये जो है सी रूट है ये मेडिटेरियन सी रूट है, ठीक है ना, जहाँ पर इटली, फ्रांस वगैरह है, अल्जीरिया है, साथ में ही इजिप्ट है, इंडिया है, श्रीलंका है, इस तरह का एरिया है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है ना। कौन कौन से पोर्ट है इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो पोर्ट सैयद, ठीक है ना, जो कि मेडिटेरियन के अंदर है, अदन, ठीक है ना, मुंबई और कोलंबो। तो इन चारों पोर्ट को अगर मैं बताऊँ कौन सा पोर्ट कहाँ है, इन चारों पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखो ध्यान देना मेरी बात पे, ये चारों पोर्ट जो है इस रूट पे है, इस तरह से है। पोर्ट सैयद यहाँ है, पोर्ट अदन यहाँ है, अदन, मुंबई पोर्ट यहाँ है और कोलंबो पोर्ट यहाँ है। ये चारों पोर्ट कनेक्ट होते हैं जो बहुत बड़े पोर्ट है, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप रूट्स, दिस रूट इज कनेक्ट द वेस्टर्न यूरोप रीजन विद द वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड द ऑस्ट्रेलियन एंड द न्यूजीलैंड। तो कैप ऑफ गुड होप की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो ये कैप ऑफ गुड होप, ये कैप ऑफ गुड होप। अब ये रूट बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है ना। अब लगभग सभी जहाज जो हैं वो सुएज कैनाल से या फिर पनामा कैनाल के थ्रू ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक है। The 644 came longer than the Suez Canal route, Liverpool and Colombo. The volume of the trade from the both East and West Africa on the increase due to the development of the rich natural resources, gold, diamond, oil, palm and copper. ठीक है, चलें भाई। North Pacific route, the trade across the Pacific Ocean moved the several routes with the cover the Honolulu. The sea route links the port of the west coast of the North America of this Asia, the import port of Vancouver, San Francisco, Yokohama, Manila and Singapore. कैसे? यहाँ पर है आपका क्या, अगर हम बात करें, ये जो है आपका, ये है आपका हवाई को कहते हैं क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को तो ही साथ में, क्योंकि ग्लोब ऐसे होता है, तो यहाँ से आएंगे तो फिलीपींस, मनीला, सिंगापुर, ये पूरा का पूरा इससे कनेक्ट होता है, ठीक है ना, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट से। ओके, साउथ पैसिफिक सी रूट की बात करें, कनेक्ट वेस्टर्न यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका विद द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द स्कार्टेड पैसिफिक आइसलैंड वाया पनामा कैनाल। दिस रूट इज आल्सो यूज्ड फॉर द रीचिंग हांगकांग, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। सेम टू सेम जैसा कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन रूट था। होनोलुलु इज ए इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ दिस रूट। तो साउथ अमेरिका की बात कर लेते तो ये भी यहाँ से, और ये पूरा इस एरिया को पूरे को कनेक्ट करता है ये, ठीक है ना, क्योंकि ग्लोब गोल होता है ना, इस तरीके से जहाज घूम के जाता है ग्लोब पर, ठीक है। चले भाई, चलें भाई, अब बात करेंगे हम शिपिंग कैनाल्स की। अब सुएज कैनाल की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। 1869 में इस कैनाल को बनाया गया मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है जिसको तैयार किया गया, जिससे कि रूट शॉर्ट हो गया और बिजनेस बढ़ गया, ठीक है ना। चलें, तो सुएज कैनाल की अगर हम बात करें तो पहले जहाज इतने घूम के आते थे, तो 19,800 किलोमीटर था लंदन से लेके बॉम्बे, लेकिन इस रूट के बनने के बाद में 11,600 किलोमीटर का हो गया। कितना किलोमीटर का फर्क पड़ गया, लगा लो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लगभग 8,000 किलोमीटर का लगभग फर्क पड़ गया। 8,000 किलोमीटर, कितने दिन बच गए सोचो आप, ठीक है ना। 8,000 किलोमीटर बहुत होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर जो है रेड सी है। जहाँ से ये कैनाल शुरू हुई है, तो 1869 के अंदर ये कैनाल बनी है। फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेलेप्स थे, वो इसके इंजीनियर थे, और 1956 के अंदर ये इजिप्ट के पास कैनाल आ गई। इस कैनाल पे भी इजिप्ट का ही राज चलता है। ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। यहाँ पर पोर्ट सईद है और यहाँ पर पोर्ट सुएज है, साउथ के अंदर पोर्ट सुएज एंड पोर्ट सैयद, ठीक है। ओके, इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है इसके अंदर, सिंपल ये लॉक सिस्टम जो है वो यहाँ पर है पनामा कैनाल में, जो अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है, ठीक है, इन सिंपल। चलें भाई, द रेड सी टू मेडिटेरियन सी 160 किलोमीटर लॉन्ग विद 11 to 15 मीटर डीप है, 160 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर गहरी है। सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स नहीं है इसके अंदर किसी भी तरीके के। लॉक मतलब जहाज को से लॉक करके ऊपर पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। द कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट। द टर्मिनल पोर्ट्स आर द पोर्ट सैयद नॉर्थ एंड पोर्ट सुएज साउथ, ठीक है ना। भाई मेडिटेरियन सी की तरफ जो है वो है पोर्ट सैयद, ठीक है ना,
और रेड सी की तरफ है पोर्ट सुएज। ओके, द 100 शिप द रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन द यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना, कर दिया ना, 8000 किलोमीटर का रास्ता कम कर दिया। अबाउट 100 शिप ट्रेवल डेली एंड ईच शिप इज ए 10 to 12 आवर, इसको 10 से 12 घंटे लगते हैं क्रॉस करने में। द टोल्स आर हायर, सम शिप आर यूज द लॉन्गर कैप रूट वेन एवर द कॉन्सिक्वेंट डिले इज द नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो इसका जो टोल टैक्स है बहुत महंगा है, तो जहाज घूम के आते हैं, वो जहाज घूम के आते हैं इस रूट से जिनको जो है, जिनके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान नहीं है और आराम से कभी भी पहुंचाया जा सकता है, जैसे केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, तो वो जो है वो इस रूट से सफ़र करते हैं जहाज। नेविगेबल फ्रेश वाटर कैनाल फ्रॉम द नाइल एंड आल्सो जॉइन द सुएज कैनाल इन इस्माइलिया, ठीक है, एंड रेलवे लाइन फॉलो द कैनाल टू सुएज एंड फ्रॉम द इस्माइलिया देयर इज द ब्रांच लाइन टू कायरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेलवे लाइन से जो है कैरो और मिस्र जो है वो कनेक्टेड किए गए। अब बात करते हैं पनामा कैनाल की। पनामा कैनाल की जब हम बात करते हैं तो ये है पनामा कैनाल, ठीक है ना, ये है पनामा कैनाल। इसमें 6 लॉक सिस्टम है, ठीक है ना, 72 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और ये अटलांटिक ओशंस को पैसिफिक ओशन जोड़ती है, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। ओके, और इसके रास्ते में जो है वो गाटून लेक पड़ती है। क्या पड़ती है? गाटून लेक। ओके, ये अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। और ये भी देखो, ये घूम के गया तो 12,000 किलोमीटर, और यहाँ से गया तो 4,000 किलोमीटर, लगभग 8,000 किलोमीटर का यहाँ पर भी फर्क पड़ रहा है रूट के अंदर, ठीक है ना। अगर जहाज को पहले न्यूयॉर्क से जाना होता था तो ऐसे पूरा घूम के जाता था, लेकिन अब सीधा जाता है, सिंपल मैनर, ठीक है। चले भाई, पनामा कैनाल, ठीक है, कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन ईस्ट टू पैसिफिक ओशन वेस्ट, 72 किलोमीटर लॉन्ग, 6 लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम मतलब पानी को इस तरीके से चढ़ाना। आप लॉक सिस्टम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो पानी को ऐसे चढ़ा चढ़ा के ऊपर चढ़ा करके फिर जो है वो क्रॉस कराते हैं, ठीक है। इट शॉर्ट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 30,000 किलोमीटर। ओके, कंस्ट्रक्टेड बाय यूएस गवर्नमेंट अक्रॉस द पनामा इथ्यूस, ठीक है ना, मतलब वो टुकड़ा जो वो छोटा सा पट्टी का टुकड़ा जिसके दोनों तरफ पानी होता है, ठीक है ना। द टर्मिनल पोर्ट आर द पनामा एंड कोलन, ठीक है ना। एंड यूएस गवर्नमेंट जो 2 पोर्ट बनाए हुए हैं वो पनामा एंड कोलन पोर्ट बना हुआ है अटलांटिक की तरफ, और पनामा पोर्ट बना हुआ है पैसिफिक ओशन की तरफ, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट परचेज 8 किलोमीटर ऑफ द एरिया ऑफ आइदर साइड एंड नेम इट्स द कैनाल जोन। पनामा हैंडल द 5% ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग, 5% ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग, ठीक है ना। इनलैंड वाटरवेज, रिवर, कैनाल, लेक्स एंड कोस्टल एरिया, तो 2 है, सुएज कैनाल एंड आपका पनामा कैनाल, ठीक है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवे, नेविगेबल, विड्थ, डेप्थ ऑफ कैनाल, कंटिन्यूटी इन द वाटर फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज़, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इंटर कॉन्टिनेंटल या इंटर कंट्री अगर आपको सामान का ट्रांसपोर्टेशन करना है और चीप तरीके से सामान का ट्रांसपोर्टेशन करना है, सस्ते ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपका इनलैंड वाटरवे जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में इनलैंड वाटरवे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट लॉरेंस अमेरिका में, मिसिसिपी मिजोरी अमेरिका में, साथ में राइन और डैन्यूब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंपटीशन फ्रॉम द रेलवेज, लेक ऑफ द वाटर, है ना, लॉस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द रीजन। भाई इतने ये जो इनलैंड वाटरवेज हैं ये इतने ज़्यादा जो हैं वो फेमस नहीं हो पाए, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं कभी सूख जाती हैं। बहुत कम नदियाँ जो 12 मासी बहती हैं, अगर 12 मासी बहती भी हैं 12 महीने, तो वाटर फ्लो इतना नहीं होता कि जहाज चल सके। पुअर मेंटेनेंस, बहुत सारी गाद, सिल्ट, बजरी जम जाती है नीचे, तो जहाज जो है वो अटक जाते हैं, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट, enhance the navigability by the dredging, stabilizing river banks, building a dam, barrage for the regulating for the flow of the water। इस तरीके से हम वाटर फ्लो को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो यहाँ पर डैम्स बनाते हैं, जिससे कि जो है वो डेवलपमेंट हो सके आपके इनलैंड वाटरवेज का, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब बात करते हैं राइन वाटरवेज की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? राइन वाटरवेज की बात करते हैं। अब राइन वाटरवे कहाँ है? अगर राइन वाटरवे की मैं बात करूँ आपके सामने, तो राइन वाटरवे ये रहा। ये बेसल्स स्विट्जरलैंड से लेकर के राइन रिवर जो है ये जाती है ठेठ नॉर्दर्न सी तक, ठीक है ना। और नीदरलैंड के अंदर रॉटरडम एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पोर्ट है, ये ब्लैक फॉरेस्ट होकर के निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल और आयरन ओर एरिया से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट यूरोप के जो इंडस्ट्रियल जोन से निकलती है, और यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चले भाई, तो राइन द फ्रॉम द बेसल स्विट्जरलैंड टू रोटरडम नीदरलैंड, 700 किलोमीटर लॉन्ग है ये। द वर्ल्ड मोस्ट हैवीली यूज वाटरवे, कनेक्ट द इंडस्ट्रियल एरिया विद स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है ना, से कनेक्ट होती है ये। ओके भाई, ये नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, यहाँ पे कनेक्ट कर देगी, ये जहाज आगे इसको अमेरिका सामान को ले जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
राइन। अब बात करते हैं डैन्यूब वाटरवे की ना, द सेवर्स ईस्टर्न यूरोप फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी टू ब्लैक सी। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो आप, ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। ये इतने सारे देशों, हंगरी, बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया, वियना, रोमानिया, बुखारेस्ट, मालडोवा होते हुए ये ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, और ब्लैक सी आगे रशिया को कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना बड़ा ये डैन्यूब वाटरवे है। ये क्या है? डैन्यूब वाटरवे है। ठीक है ना, ओके, डैन्यूब वाटरवे। अब हम बात करेंगे ग्रेट लेक्स सी की। ठीक है ना, ये देखो, ये ग्रेट लेक्स, ऑन्टोरियो, ईरी, मिशिगन, हारून, और साथ में अगर हम बातचीत करें, ठीक है ना, साथ में अगर हम बातचीत करें तो इनको सबको कनेक्ट करने वाला ये रूट है। इनको सबको कनेक्ट करने वाला रूट है। अगर इन शॉर्ट में छोटे से मैप में आपको ये समझाऊं कि सर छोटे मैप में बता दूं एक बार इसको, ये देखो, ये सी रूट ऐसे है, ये यहाँ से, और ये 5 लेक्स को कनेक्ट कर रहा है। ग्रेट लेक्स 5 है, ठीक है ना, 5 सुपीरियर, इरी, हारून, ऑन्टेरियो, मिशिगन, इनको कनेक्ट करता है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है ना, ये इनलैंड वाटरवे जो कनाडा और यूएसए को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से। ये सेंट लॉरेंस, ऑन्टोरियो, ईरी, मिशिगन, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन जो है वो यहाँ पर स्थित है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन। ठीक है, चले भाई, तो ग्रेट लेक्स, द लेक सुपीरियर, हारून, ईरी, ऑन्टोरियो कनेक्टेड बाय द सू कैनाल एंड द वैलेट कैनाल। ठीक है ना, द कमर्शियल वाटरवे इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। The port of this route, the equipped with the all facility of the ocean port. Large ocean vessels are navigable in this route. ठीक है ना, the canal constructed to avoid rapids. ठीक है, rapids मतलब पानी के झरने वगैरह को यहाँ पर अवॉइड किया गया है। ठीक है, अब मिसिसिपी, मिजोरी, the Mississippi Ohio waterway connect the interior of the USA with the Gulf of Mexico. up to Minneapolis large stream are the navigable. तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, ये यहाँ पर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इससे मिसिसिपी मिसौरी के थ्रू कनेक्ट किया गया है नदी के द्वारा। ये इनलैंड वाटरवे है। तो सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के जो हैं वो वाटरवेज हैं। सेंट लॉरेंस कनाडा और अमेरिका दोनों, और मिसिसिपी मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स की। साथ में ही राइन और डैन्यूब जो है वो यूरोप के अंदर है। राइन जो है वो स्विट्जरलैंड के बेसल से रॉटरडम नीदरलैंड को कनेक्ट करता है, और डैन्यूब जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। ठीक है ना, यहाँ से जो है वो ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, चले भाई, ओके। अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की, सबसे इंपॉर्टेंट एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, अगर आपका बहुत महंगा सामान जाना है, तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। एयर ट्रांसपोर्ट का डिसएडवांटेज, और कहीं पर भी अगर आपको पहुंचना है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। आप सियाचिन पहुंच सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट से, लेकिन ये महंगा पड़ता है। ठीक है ना, सबसे इसका बड़ा डिसएडवांटेज यही है। फास्टेस्ट है, कैन रिच इनसेबल एरियाज, कहीं भी पहुंच सकते हो हेलीकॉप्टर के थ्रू, प्लेन के थ्रू। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, स्ट्रैटेजिकली मतलब आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिस कॉस्टली बहुत है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट्स इज वेरी एक्सपेंसिव। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द ऑपरेशन रिक्वायर एनोबरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, बहुत महंगा है एयरक्राफ्ट बनाना, उसका ऑपरेशन करना, एयरपोर्ट बनाना, टिकट भी बहुत महंगा है। ठीक है ना, ओके। अब इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट, डेंस नेटवर्क इन द ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। USA account of the 60% of the airways in the world. अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ द रशिया एंड साउथ अमेरिका लैक एयर सर्विसेज। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम एयर सर्विसेज की बात करें, ठीक है ना, तो एयर सर्विसेज जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एयर सर्विसेज हैं थ्रू द प्लेन, इसमें हम लोग पैसेंजर प्लेन और कार्गो प्लेन दोनों की बात, कार्गो मतलब सामान ले जाने वाले प्लेन, तो इन एरियाज में जो है वो ज़्यादा है डेवलप। लेकिन इन एरिया में, ये तो ज़्यादा डेवलप है, इनमें इन एरिया में जो है वो कम डेवलप है। ठीक है ना, इन एरियाज में तो ज़्यादा डेवलप है, 60% तो केवल यूएसए के अंदर ही डेवलप है एयर ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर बहुत कम है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत कम है, लिमिटेड है। ठीक है ना, लिमिटेड एयर सर्विसेज बिटवीन द 10 to 35 साउथ लैटिट्यूड ऑफ द रीजन, बता दिया मैंने। ठीक है ना, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, साउथ बता रहा है ना, तो 23.5 यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो साउथ अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, वहाँ पर बहुत कम जो है वो डेवलप है ये। ठीक है, लिमिटेड लैंड मास है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, आपको पता हो तो सदर्न हेमिस्फीयर में पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। साउथ अफ्रीका की बात कर लें, लैटिन अमेरिका की बात कर लें, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। अब पाइपलाइंस की बात कर लेते हैं। बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू जो है दुनिया भर के अंदर गैस, एलपीजी,
लिक्विड गैस, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल और लिक्विफाइड कोल, कोयले को भी लिक्विड करके और बड़े बड़े थर्मल स्टेशंस में भेजा जाता है। इनकी सप्लाई होती है। दुनिया भर के अंदर बिग इंच और कॉमिकॉन जैसी बड़ी बड़ी पाइपलाइंस हैं, ठीक है। बिग इंच पाइपलाइन अमेरिका में और कॉमिकॉन जो है वो रशिया के अंदर बड़ी पाइपलाइन है, जिनसे गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई होती है, ठीक है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द लिक्विड एंड द गैस, वाटर, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, आल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट द लिक्विफाइड कोल। यूएसए हैज द डेंस नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइन, ठीक है ना। और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर पाइपलाइन के थ्रू जो है वो दूध की भी सप्लाई होती है ना। पाइपलाइन के थ्रू बड़ी बड़ी डेयरीज से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं जहां पर डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं, वहां पर पाइपलाइन के थ्रू जो है दूध भेजा जाता है, ठीक है। और डेंस पाइपलाइन नेटवर्क जो है वो यूरोप इसके अंदर है, आपके अमेरिका के अंदर, यूएसए में, और इसके थ्रू गैस और पेट्रोलियम भेजा जाता है, साथ में लिक्विफाइड कोल भी जो है वो सप्लाई किया जाता है, ठीक है। सिंपल, ओके। चलें भाई, ठीक है ना। दो इंपॉर्टेंट पाइपलाइन की बात कर ले। बिग इंच पाइपलाइन, द बिग इंच ऑफ द यूएसए फेमस पाइपलाइन विच इज द कैरी द मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम एंड डीजल फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। अनदर पाइपलाइन इज कॉमिकॉन, इज कनेक्ट द ऑयल वेल्स ऑफ द यूराल एंड द वोल्गा रीजन्स टू द कंट्री ऑफ द ईस्ट यूरोप, ठीक है। तो इन दोनों की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर एक मैप के थ्रू, दोनों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से, यह है कॉमिकॉन, यह है बिग इंच, इस तरह से कनेक्ट करती है, ठीक है ना, मैक्सिको से नॉर्थ पार्ट में। और यहाँ पर जो है आपके ये वोल्गा का चैनल है पूरा का पूरा, ठीक है ना। वोल्गा आपके जो है कॉमिकॉन पाइपलाइन का, ठीक है। कॉमिकॉन पाइपलाइन गैस के लिए और ये भी गैस के लिए, ठीक है ना, मिनरल ऑयल्स एंड गैस, ठीक है। चलें भाई, ओके। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कम्युनिकेशंस की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? कम्युनिकेशंस की बात करेंगे। कम्युनिकेशन में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। आज के समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है धीरे धीरे। साइबर स्पेस, साइबर नेटवर्क की हम जो है वो बातचीत करते हैं आजकल, ठीक है। तो कम्युनिकेशंस की बात करेंगे ना। द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन वर द मोस्ट कॉमनली यूज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम। करते हैं टेलीग्राफ और टेलीफोन का यूज़ करते हैं, अब तो मोबाइल का यूज़ करते हैं। टेलीग्राफ और लैंडलाइन टेलीफोन तो बहुत पीछे छूट चुके हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी द अमेरिका टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी हैज़ द मोनोपोली ओवर द कंट्रीज टेलीफोन इंडस्ट्री। 20 सदी के अंदर देखते हैं कि अमेरिका की जो टेलीफोनी कंपनीज हैं, टेलीग्राम कंपनियां पूरी दुनिया में राज करती थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, आज इंडिया ने आईटी सेक्टर में सभी देशों को पछाड़ दिया। जापान भी बहुत पीछे हमारे से, ठीक है ना, ओके। द मेनली डिफरेंट कंट्रीज स्टार्टेड देयर मेन ऑफिसेज इन द सिटीज, ब्रांचेज इन टाउन। द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बेस स्टेशन होता है अर्थ पे, वो उसको मैसेज भेजता है, फिर दूसरी जगह ये यहाँ मैसेज भेज देता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये अपलिंक के यहाँ से मैसेज गया, इसने इसको कन्वर्ट किया और यहाँ भेज दिया। तो दो स्टेशन बने हुए अर्थ पे और ये इनके बीच में मैसेज को पहुँचाने का काम कर रहा है, ठीक है। इसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसे कहा जाता है। मोर देन 100 मिलियन पीपल लिविंग इन द ओवर द 100 कंट्रीज कम्युनिकेट विद द वंस अनदर थ्रू द इंटरनेट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज ए इन्फ्लुएंस ह्यूमन लिव्स इमिसली। सबसे पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर बात कर लें तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर के समय इनके बीच में स्पेस वॉर चल रहा था। ये चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मंगल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बड़े बड़े सैटेलाइट छोड़ रहे थे, स्पेस क्राफ्ट छोड़ रहे थे, ठीक है ना, 70s के दौर में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंट अप टू द ऑर्बिट ईच एंड द कीप द टच विद द स्टेशन स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आवर कंट्री आल्सो मेड ए जाइंट एफर्ट इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आज अपनी कंट्री भी टॉप 5 कंट्रीज में आती है दुनिया भर में, और हम तो सस्ते सैटेलाइट छोड़ने में तो हमने अमेरिका को भी पछाड़ दिया। जितने में इनकी पिक्चर बनती है उतने में तो हमारा मंगल मिशन हो जाता है, ठीक है ना। हॉलीवुड की जितनी पिक्चर बनती है ना, जितने पैसे में उतने में तो हमारा मंगल मिशन हो जाता है। और इंडिया का ये सब काम कब शुरू हुआ? तो 19 अप्रैल 1979 लॉन्च द आर्यभट्ट रोहिणी इन द 1980 में। इनसैट 1B मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीविजन एंड द रेडियो वेरी ईजी एंड इफेक्टिव। इवन द वेदर फोरकास्टिंग डन विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स। तो हमारा भी 1979 में आर्यभट्ट गया, उसका रोहिणी गया, फिर इनसैट 1B लॉन्च किया। जब हमने इनसैट 1B लॉन्च किया तो हमारा टेलीविजन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। साथ में टेलीविजन कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन की वजह से हमारी वेदर फोरकास्टिंग बहुत अच्छी हो गई। हमने किसानों को वेदर के बारे में बताना शुरू कर दिया, कोस्टल एरिया के लोगों को बताया, तो जिससे उनकी जान बचा सके, किसानों की फसल बचा सके। वेदर अभी हमारा वेदर फोरकास्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, अभी भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लगातार जो है हम लोग इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। द साइबर इज द नेचुरल एनवायरनमेंट इन द विच द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक प्लेस। द वर्ल्ड वाइड वेव
E-Compass cyberspace. In this the world, the electronic digital communication information is available over the computer network without the physical moving the sender of the receiver. अब आप और मैं आपस में मिल नहीं रहे, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, है ना। एक OFC लाइन डली हुई है, उसके थ्रू पूरा डेटा आप तक पहुंच रहा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और आज इंटरनेट ने 5G 4G 3G 6G 7G तक का नेटवर्क आ गया है, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया है। 1995 the 50 million people and use the internet, but 2008 the 40 million use internet, and 2005 the 1 billion, and 2010 over the 2 billion लोगों ने इंटरनेट को यूज करना शुरू कर दिया। Initially the internet use were the only developed countries, but today all developing countries have a joint people in India, China, Germany, Japan, US and UK are in the forefront in the US of the use of the internet। अब तो इंडिया और चाइना भी बहुत आगे इंटरनेट यूज करने के अंदर। With most of people using the cyberspace, we enhance the economic and social space through the emails, e-commerce, e-learning, e-learning कर रहे हैं, e-governance। आपको गवर्नमेंट से कोई शिकायत करनी है, कोई आपको डॉक्यूमेंट निकालना है, आपको खरीदारी करनी है, आपको दूध ऑर्डर करना है, आपको कैब ऑर्डर करनी है, आपको बाल काटने वाले को घर बुलाना है, सब कुछ इंटरनेट पे आजकल। पढ़ना है इंटरनेट पर, ठीक है, टिकट बुक कर लो इंटरनेट पर, बिल पे कर दो इंटरनेट पर। तो आज के समय में जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आपका पूरा लेसन था जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है यश WARDHAN yashvardhan.SINGH @247.com, ठीक है ना। ये मेरा आप मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। साथ में मेरा कोड है, कोर्स खरीदने के लिए YSIRG20, ये मेरा कोड है। और सुन लो, ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, सभी लेसन के 1 शॉट्स की थ्योरी और क्वेश्चंस उस प्लेलिस्ट में शामिल है। साथ में आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस क्लास का नोट्स जो है वो आपको मिलेगा CUT अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर। अब हम बात करते हैं ऐप की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ठीक है ना। ऐप की अगर हम बात करें तो अड्डा 24/7 का आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐप को डाउनलोड करते ही आपके सामने इस तरह से खुलेगा और आपको जो UG PG एंट्रेंस एग्जाम चूज़ करना है, उसमें आपको CUT UG जो है वो चूज़ करना है और CUT आर्ट्स जो है फिर आपको चूज़ करना है, ठीक है ना। और CUT आर्ट्स में आपको CUT 2025 समर्थ बैच ज्वाइन करना है। और समर्थ ही क्यों ज्वाइन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समर्थ जो है वो आपकी 12th बोर्ड के साथ में आपकी CUT की तैयारी भी करवा रहा है। वो आपको 4 डोमेन ऑफर कर रहा है। इसमें मोइन सर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, जोरदार ज़बरदस्त। अनिता मैम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगी, शानदार। प्रिंस सर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमी, और मैं ईश्वर आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी 1 नंबर की, ठीक है। तो 4 डोमेन मिलकर, साथ में GT+ लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग, GK, जो भी आपका CUT का सिलेबस है डोमेन्स के अलावा, वो आपको यहाँ पढ़ाएंगे। तो ये जो बैच है अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो ये जो है वो CUT+ बोर्ड है और ये 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में हम आपके साथ एग्जाम तक जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, को खरीदने के लिए क्या करना है, इसमें बाय नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ पर कोड लगाना है आपको, कैप्स YSIRG20, YSIRG20 आपको कोड लगाना है, YSIRG20, ये मेरा कोड आपको अप्लाई करना है। और जैसे आप कोड अप्लाई करोगे, ये कोर्स आपको लगभग 2100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, 9559 का। अगर आप अलग से 12th का मापैक लेंगे तो 5-6 हज़ार का पड़ेगा, अलग से CUT लेंगे 15 हज़ार का पड़ेगा, दोनों को मिलाकर लगभग 20-21 हज़ार का है। लेकिन अगर आप समर्थ 2.0 बैच लेंगे जो कि लिमिटेड ऑफर के अंदर है, तो आपको दोनों मिलाकर के बोर्ड्स की तैयारी भी हो जाएगी और CUT के एग्जाम तक बने रहेंगे, बोर्ड्स के एग्जाम तक बने रहेंगे हम लोग आपके साथ में। क्या कुछ मिलेगा इसके अंदर, कोड क्या है मेरा, कोड जो है मेरा वो है YSIRG20, ठीक है ना। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस डेली मिलेंगी, जो बच्चा लाइव नहीं देख पाता है वो रिकॉर्डेड देखेगा। DPPs मिलेंगी, सैम्पल पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी। साथ में आपको जो है पर्सनल ईमेल जो मैंने अभी दिया था वो होगा, तो आप हमसे मेंटरशिप जो है हमारी वो एग्जाम तक आपके साथ बनी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेंटरशिप, इसलिए आप अड्डा के ऐप को डाउनलोड करें, ये आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। आज से अगर लग गए तो कल एक अच्छा नंबर भी आएगा और कल एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और जुलाई आ चुका है, ठीक है ना, जुलाई अगस्त आ चुके हैं, तो अब सोच लो, है ना। तो खुश रहे, आबाद है, जिंदाबाद रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।